हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आपके लिए यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा लाए हैं हिंदी के लिए। आपके हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए। आज हम आपके लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस सेशन में आपके लिए 25 क्वेश्चंस होंगे इस सेट में, प्रैक्टिस सेट में हिंदी के। आइए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हिंदी की प्रैक्टिस हम आपको धुआंधार करा देंगे। रही बात ग्राम समाज एवं विकास की, तो ग्राम समाज एवं विकास में सिर्फ आपके 2 चैप्टर रह गए हैं। एक केंद्र सरकार की योजनाएं, एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। जैसे ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक इसी तरीके से जैसे आपकी हिंदी की तैयारी करा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपकी ग्राम समाज एवं विकास की भी तैयारी कराएंगे। आज शाम तक आपको केंद्र सरकार की योजनाएं, ग्राम विकास से संबंधित जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आज शाम तक मिल जाएगा। कल मैं संभवतः उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं भी करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि कल तक आपकी पूरी ग्राम समाज एवं विकास को फिनिश करके लगातार आपकी क्या कराएं, प्रैक्टिस कराएं। सिर्फ 1 महीने रह गया है आपके एग्जाम्स के लिए। इसी प्रकार से मैथ का भी शायद सिलेबस खत्म हो गया है। रोहित सर आपकी डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं मैथ की। 1-2 दिन पहले ही शायद मैथ का सिलेबस खत्म हुआ है ना? बिल्कुल बच्चों, खत्म हुआ होगा। तो रोहित सर भी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि वो भी अपनी प्रैक्टिस करा रहे हैं इस समय मैथ की। यहाँ पर हिंदी की ग्राम समाज विकास की प्रैक्टिस चल रही है। चलिए आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है आज के इस प्रैक्टिस सेशन का? पहला क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेशन का, विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं, यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है। तो देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे खेलने की गलत आ रहा है। विद्यालय में खेलने का उत्तम प्रबंध है। यदि इसको सही हम करके देखें, इस सेंटेंस को यदि सही से हम बनाए तो क्या बनेगा? विद्यालय में खेलने का उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखा जाए इसी पार्ट में केवल क्या है बच्चों, एरर है। तो विद्यालय में खेलने की नहीं, क्या हो जाएगा? विद्यालय में खेलने का उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ पे त्रुटि बतानी है, किस पार्ट में त्रुटि है। तो त्रुटि यहाँ पे खेलने की वाले में है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह खा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? पहला पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। वह खा रहा था बच्चों, पहली बात तो अपूर्ण भूतकाल कहते किसे हैं? ध्यान रखें, जिस क्रिया के भूतकाल में आने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो। खा रहा है ना? वह खा रहा था। तो यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों कैसा है? यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल है। ओके, अब भूतकाल तो जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले हो जाने का बोध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे वह खा रहा था अपूर्ण भूतकाल है। कैसे पता चल रहा है? कि क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान होता है लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना हो, तो वहां पे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। तो वह खा रहा था। ओके, तो यहाँ पे खा रहा था, यानी कि ये तो हमको पता है कि खा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक खाएगा, इसकी समाप्ति कब हो। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कैसा है बच्चों? अपूर्ण भूतकाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? बताएं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, बताएं। 3 मिनट में आ रहा हूँ, पहले बात तो यहाँ देखें कारक की विभक्ति कौन सी। यहाँ पे सबसे पहले आप पहचानने का प्रयास करें। यहाँ पे देखा जाए तो मिनट के बाद में आ रहा है। में यहाँ पे क्या है? कारक की विभक्ति है। किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण में आता है में और पर। तो ध्यान रखेंगे अधिकरण कारक है इस वाक्य में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है। काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन पीड़ा शांत हो जाना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल निर्जीव हो जाना, ऑप्शन नंबर 3 भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर 4 गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ यदि देखा जाए
तो भय के कारण स्तब्ध हो जाना, क्या हो जाना? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ध्यान रखेंगे जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए लाते हैं, ये हर क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेली जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट के सेशन डला करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर देखा करें, लेक्चर को जरूर देखा करें। हो सकता है शायद इन्हीं में से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंस जाए। तो काटो तो खून नहीं, मुहावरे का अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीवाण। बताएं। यहाँ पे हम बताएं देवता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। निर्जर होता है, त्रिदश होता है, गीवाण होता है, और भी होता है, देव होता है, अमर होता है, सुर होता है। लेकिन देवता के पर्यायवाची के बारे में बात करने यहाँ पे किंकर नहीं है। जबकि किंकर किसका पर्यायवाची है बच्चों? किंकर यहाँ पे दास का पर्यायवाची है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन माधव, आर्जव, मृदुलता, आतर्व। तो ध्यान रखना कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, बताएं। तो कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आर्जव। क्या हो जाएगा? आर्जव। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन निर्मम, नंबर सेकेंड निर्दय, ऑप्शन नंबर थर्ड निर्भय, ऑप्शन नंबर 4 निहृदय। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उसको कहते हैं निर्मम। और निर्दय किसे कहते हैं? जिसमें दया ना हो, जिसे दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। और जिसे भय ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय कहते हैं। ठीक है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त, अभयस्त। अब आप बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। यही मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इसको आप कौन सा इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? आप बताएं। सिर्फ आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। जी, मेरे हिसाब से बच्चों इसमें शुद्ध शब्द यदि देखा जाए तो शुद्ध शब्द अभ्यस्त है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं तो यही सिलेक्ट करूंगा। अब आप लोग की क्या राय, आप लोगों के हिसाब से कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा आपको लगता है कि कौन सा हमारा वर्ड एकदम करेक्ट है? तो भैया आपके ऊपर। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ होता है। तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ रहता है, क्या होता है? कि तख्त या चारपाई, कुर्सी या मेज, या शान से रहना या भूखों मरना, ऑप्शन नंबर 4 दोनों स्थिति में लाभ। तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ होता है शान से रहना या भूखों मरना। रहते शान से, बाकी मर जाए भूख तो मर जाए, लेकिन हम रहेंगे शान से, है ना? तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तख्त या तख्तात का मुहावरा का अर्थ होगा शान से रहना या भूखों मरना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दक्षिण का विलोम होता है, दक्षिण का विलोम क्या होता है? वैसे दक्षिण का विलोम देखा जाए तो क्या होता है? उत्तर होता है। नॉर्थ का साउथ होता है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? प्राची, वाम, क्षीण, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताएं दक्षिण का विलोम क्या होता है? तो भैया दक्षिण का विलोम यहाँ पर वाम होता है। वाम का अर्थ भी क्या होता है? उत्तर होता है। तो ध्यान रखेंगे दक्षिण का विलोम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या हो जाएगा? वाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं बच्चों मेरे प्यारे प्यारे। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब कुछ बखूबी से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों? बिल्कुल। कितने अच्छे बच्चे हो आप सभी लोग, कितने जल्दी आप लोग समझ जाते हो। सर जी एक बार पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे कई बार में समझ जाते हैं, है ना? हाँ, तभी तो अच्छे बच्चे हो कि नहीं हो? हाँ जी सर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना वाक्यांश के लिए एक शब्द है बच्चों। बिजनेस में या कोई शेयर खरीदना हो या बिजनेस में पैसा लगाना हो, उसके लिए क्या कहते हैं बच्चों? एक शब्द दे दी। बिजनेस में अगर पैसा लगाएंगे, अगर वो क्या करेगा, व्यापार में क्या करेगा, आगे कभी न कभी लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। तो लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना के लिए एक शब्द बच्चों हो जाएगा निवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवेश। यानी कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द का चयन करें। उल्लूखन, ओझा, ओष्ठ, उष्ट्र। बताएं भैया, क्या हो जाएगा तद्भव शब्द? यहाँ पर तद्भव शब्द से हमारा क्या हो जाएगा? ओझा हो जाएगा। ओझा तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम यदि देखें तो इसका तत्सम बन जाएगा उपाध्याय। क्या बन जाएगा? उपाध्याय। तो ओझा यहाँ पे तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम बनाएंगे, तत्सम इसका बन जाएगा उपाध्याय बन जाएगा। बाकी जितने भी उल्लूखन है, ओष्ठ है, उष्ट्र है, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ऊन का तत्सम होगा। ऊन, सर्दियों में ऊन के स्वेटर पहनते हैं नहीं पहनते, तो उसका तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बड़े डरावने हैं। ऊर्ण, उर्ण, उच्च, उदखल। बताएं। ऊन का विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ण हो जाएगा। बड़ू की मात्रा लगी ऊन में भी, तो यहाँ पे भी बड़ू की मात्रा लेके आएंगे, तो ऊन का तत्सम शब्द हो जाएगा क्या? ऊर्ण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर बी सिली मुख, ऑप्शन नंबर सी सायक, ऑप्शन नंबर 4 नीरद। तो निम्नलिखित शब्दों में से बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? तो बाण का पर्यायवाची हम बता दें कौन सा नहीं है। बाण का पर्यायवाची यहाँ पे बच्चों नीरद नहीं है। सर नीरद क्यों नहीं है? क्योंकि नीरद का पर्यायवाची बादल होता है। क्या होता है? बादल का पर्यायवाची नीरद होता है। इसलिए यहाँ पे नीरद क्या है? बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बाण के पर्यायवाची यहाँ पे सर है, सिली मुख है और सायक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में कुंज का पर्यायवाची है। अब बताएं भैया, कुंज का पर्यायवाची है उपवन, बलवा, फूल, बारिश। उपवन, बलवा, फूल, बारिश। बारिश से याद आया, आज तो मौसम काफी सुहावना है फिलहाल। इतनी गर्मी से निजात देने के लिए आज काफी ठंडी हवा चल रही है। उम्मीद है कि शायद शाम तक या कल तक बारिश भी हो जाए इस कानपुर से खूबसूरत शहर में। अब आप क्या भैया, नहीं पता बारिश हो रही कि नहीं हो रही? आप लोग सारी गर्मी सब हमारे यहाँ भेज दे रहे हैं कानपुर में कि जाइए सारी गर्मी सर के यहाँ जाइए, वहीं पे सर के यहाँ सब गर्मी भेज दोगे तो हम पढ़ाएंगे क्या आप लोगों को? बताइए। अच्छा है, तो पढ़ते रहिए भाई मन लगा के आप लोग। हम लोग भी आपके लिए कस के मेहनत कर रहे हैं खूब आपके लिए। रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं, है ना? आपके लिए पीडीएफ तैयार करना, नोट्स बनाना, हमारे और भी फैकल्टी आपकी मेहनत पे सब आप ही के लिए तो कर रहे हैं, आप ही के लिए सब लोग तो लगे हुए हैं। और हमारी देखिए कम्युनिटी पोस्ट भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट क्या किए जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन डाले जाते हैं, वहाँ पे भी पोल लगाए जाते हैं कि देखें आपकी कितनी तैयारी है। भाई हमको क्या, हमने आपको क्वेश्चन लगाया, आप उस पर क्लिक करके देखें कि हमारी कितनी तैयारी है। हम अगर उस पर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आंसर कितना सही जाता है ना? तो पोल के माध्यम से चल जाएगा पता।
तो कुंज का पर्यायवाची क्या है? कुंज का पर्यायवाची देखा जाए तो उपवन है। क्या है? उपवन है, बलवा है, कि फूल है, कि बारिश है? तो कुंज का पर्यायवाची क्या है? कुंज का पर्यायवाची यहाँ पे उपवन है। क्या है? उपवन है। तो कुंज के पर्यायवाची हम आपको और बता देते हैं। उपवन होता है, वाटिका होता है, बाग होता है, उद्यान होता है। तो कुंज का पर्यायवाची क्या होता है? उपवन। उपवन यानी कि बगीचे। बगीचे में क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं झुंड में, है ना। तो कुंज का पर्यायवाची क्या है? उपवन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है गगनचुंबी। गगनचुंबी का अर्थ है गगन को चूमने वाला, अर्थात इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है, कि अव्ययी भाव समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है? यदि इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, इसका विग्रह होगा। तो गगनचुंबी में समास देखें तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अप्रत्याशित, अप्रात्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। आप बताएं आप लोग। अप्रत्याशित शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो अप्रत्याशित यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी है, अप्रत्याशित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अत्युष्म में प्रयुक्त संधि है। अत्युष्म शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो अत्युष्म में भैया इसका पहली बात तो संधि विच्छेद बताएं, क्या हो जाएगा? अति धन ऊष्म। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन ऊष्म। और अति धन ऊष्म में देखा जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे संधि हो जाएगी बच्चों, यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि हो जाएगी। तो अत्युष्म में यण संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर कहाँ रहा? अरे ये रहा। ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? पहली बात तो ऑप्शन आपके पास क्रिया है, दूसरा विशेषण, तीसरा अव्यय, चौथा सर्वनाम। क्रिया सर, क्रिया किसी काम के करने या होने के जब पता चलता है तब उसे क्रिया कहते हैं। तो ये आपकी लाइन यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर पढ़ लिया होगा। विशेषण क्या कहते कहते हैं? जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। अब बचा क्या आपके पास? अव्यय बचा और सर्वनाम बचा। सर्वनाम क्या किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर ये भी गलत। तो भैया बचा अव्यय। और अव्यय कहता है कि ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता तो ऐसे शब्दों को सिर्फ अव्यय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अव्यय कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही भैया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कुछ एक गद्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें एवं सही उत्तर का चयन करें। आइए पढ़ते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, नया रंग, एक नई बहार,
एक नई प्रभुता संसार में छा गई, वीरता हमेशा निराली और नई होती है। तो ये आपके सामने रहा गद्यांश। हम इस गद्यांश को पढ़ने के लिए आपको 1 मिनट का समय और देते हैं। 1 मिनट गद्यांश आप पढ़ें, फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा। पहला क्वेश्चन आते हैं इस गद्यांश के आधार पर। वीरता हमेशा कैसी होती है? वीरता हमेशा कैसी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नई एवं निराली, निराली रौनक की या नई नहीं। तो अभी बिल्कुल हमने पढ़ा कि वीरता हमेशा नई और निराली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, वीरता एक प्रकार की कैसी प्रेरणा है? तो वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है कि भ्रम की है कि उत्साह है कि अभिव्यक्ति है? तो अभी पढ़ के आए, वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग आप याद कर लें, ये एग्जाम में आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा। कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या है? कवयित्री है। अब है तो कवयित्री सब लिखे हैं, पढ़ने में सब देखा जाए थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो रहा है। बस आपको सही शब्द चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे कवि का स्त्रीलिंग के बारे में देखा जाए तो कवयित्री है। कौन है? कवयित्री है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है? किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है? क्षमा, विधि, महिला, माता। तो यहाँ पे बताएं किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, बताएं बच्चों। तो क्षमा शब्द का प्रयोग हमेशा कैसा होता है? एक वचन में होता है। तो क्षमा शब्द का प्रयोग हमेशा कैसा होता है? क्षमा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां पे कौन सा काल होता है? बताएं बच्चों। संदेह प्रकट हो तो वहां पे क्या होता है? जब संभावना हो प्रकट तो वहां पे संभाव्य वर्तमान होता है। जब संदेह कह रहा है तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान होगा। कैसा होगा? संदिग्ध वर्तमान। तो जहाँ क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां पे कैसा काल होता है, कैसा क्रिया होती है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। आज के इस प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। सोम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सोम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पहला कुबेर, दूसरा हमारे पास यम, तीसरा चंद्रमा, चौथा शिव। बताएं बच्चों। तो सोम के अनेकार्थी शब्द यदि देखा जाए तो सोम का अनेकार्थी शब्द यम भी होता है, कुबेर भी होता है, चंद्रमा भी होता है बच्चों, अमृत भी होता है, जल भी होता है इत्यादि। लेकिन शिव देखा जाए तो यहाँ पे शिव क्या है? सोम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सारे क्वेश्चन एकदम समझ में आए होंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चन से रिलेटेड। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप हमको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं।
कल फिर मुलाकात करते हैं नई प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, तब तक बने रहिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। चलिए, राधे राधे। अच्छा, आपको लेक्चर अभी थोड़ी ही देर में आपको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ओके, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। कल फिर मुलाकात करते हैं अंबुज सर के साथ, प्रैक्टिस सेट 5 के साथ, हिंदी के यूपी लेखपाल के लिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद। राधे राधे आप सभी लोगों को।